हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी कॉर्नर। आज से हम अपने इस चैनल पर स्टार्ट कर रहे हैं एनडीए नेट पेपर 2 इंग्लिश की प्रीवियस ईयर पेपर को। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर पेपर जून 2019 से इंग्लिश सेकंड पेपर को, और उसका फर्स्ट पार्ट आज हम अपने इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड द फर्स्ट पार्ट starts with this question: in which of the following pair terms the relationship between the active and passive form of a sentence can be best established? इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर है सेंटेंसेस का, या कौन सा ऑप्शन है जो कि एक्टिव और पैसिव फॉर्म के सेंटेंस में एक्टिव और पैसिव फॉर्म को एस्टैब्लिश करता है? एंड द राइट आंसर इज डीप स्ट्रक्चर एंड सरफेस स्ट्रक्चर। अब डीप सरफेस और सरफेस स्ट्रक्चर है क्या? नोम चॉम्स्की एक अमेरिकन लिंग्विस्ट हैं जिन्होंने एक कोर्स इन मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स नाम की बुक लिखी, जो कि 1958 में पब्लिश हुई थी। उन्होंने इस बुक में ट्रांसफॉर्मेशनल जेनरेटिव ग्रामर की थ्योरी को डेवलप किया, और इस थ्योरी के अंतर्गत उन्होंने 2 स्ट्रक्चर्स को डिफाइन किया सेंटेंस के, और ये 2 स्ट्रक्चर्स थे डीप स्ट्रक्चर और सरफेस स्ट्रक्चर। सरफेस स्ट्रक्चर किसी भी सेंटेंस की एक्सटर्नल अरेंजमेंट से रिलेटेड होता है। जैसे कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब आती है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, ये क्या है? एक्सटर्नल अरेंजमेंट है, और इसी से सरफेस स्ट्रक्चर या फिर स्ट्रक्चर सरफेस रिलेटेड होता है। और जो डीप स्ट्रक्चर है वो सेंटेंस के मीनिंग से, सेंटेंस के इंटरनल या इनहेरेंट मीनिंग से रिलेटेड है, उसे इंडिकेट करता है। इस तरह से डीप स्ट्रक्चर और सरफेस स्ट्रक्चर में आपको डिफरेंस पता चल गया होगा। ये दोनों क्या है? एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन: फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजंस इन ऑस्कर वाइल्ड्स नॉवल द पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे ब्रेक्स डाउन व्हेन ही सीज हिज फिनिश्ड पोर्ट्रेट? पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे, जो कि ऑस्कर वाइल्ड का एक नॉवल है, इस नॉवल में ग्रे नाम का जो कैरेक्टर है उसने क्या किया? अपने ही पोर्ट्रेट को फिनिश हो जाने के बाद में जब वो देखता है तो उसको तोड़ देता है। तो इसका क्या रीज़न आपको लगता है कि क्यों तोड़ देता है? वो अपने इस पोर्ट्रेट को, अपनी इस पेंटिंग को क्यों तोड़ देता है? And the right answer for this question is the third option: distraught by the fact that his beauty will fade while the portrait stays beautiful. वो इस तथ्य से डिस्ट्रॉट था कि उसकी जो ब्यूटी है वो फेड हो जाएगी, जबकि जो पोर्ट्रेट है वो ब्यूटीफुल रहेगा। देखिए, ये जो नॉवल है, क्या नाम है नॉवल का? नॉवल का नाम है पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे। पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे 1980 में पब्लिश हुआ था। इसके मेन कैरेक्टर है बैसिल हेलवार्ड, डोरियन ग्रे, लॉर्ड हेनरी वॉटन, सिबिल और जेम्स वेन। बैसिल हेलवार्ड यहाँ पर एक पेंटर है जो अपने फ्रेंड डोरियन ग्रे की पेंटिंग करता है, उसका एक चित्र बनाता है। लॉर्ड हेनरी वॉटन को बैसिल का एक परिचित के रूप में दिखाया गया है, एक नॉन पर्सन के फॉर्म में दिखाया गया है। और ये जो लॉर्ड हेनरी वॉटन है, ये जैसे ही इस पिक्चर को देखता है, डोरियन ग्रे के पोर्ट्रेट को देखता है, तो वो कमेंट करता है कि जो ब्यूटी है वो क्या है, धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है और इंसान ब्यूटीफुल नहीं रहता। और ऐसी बहुत सारी दूसरी वो कमेंट्स करता है, जिससे डोरियन ग्रे के मन में क्या आता है कि काश कि कुछ ऐसा हो जिससे कि वो तो हमेशा ब्यूटीफुल रहे, हमेशा यंग रहे, स्मार्ट रहे, हैंडसम रहे, लेकिन उसकी जो पेंटिंग है वो जो भी मतलब एज के अफेक्ट्स होते हैं वो उसकी पेंटिंग पे होते जाएं, बजाय कि उसकी बॉडी पे होने के। और ऐसा ही आगे होता भी है, जिसका फ़ायदा डोरियन ग्रे उठाता है। लॉर्ड हेनरी वॉटन उसे एक फ्रेंच नॉवल देता है, और उस नॉवल के अंदर जितने भी वाइसेस होते हैं, जितनी भी बुराइयां होती हैं, उनको डोरियन ग्रे एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर अपनी लाइफ में करता है। सिबिल नाम की जो कैरेक्टर है वो डोरियन ग्रे की गर्लफ्रेंड है, और डोरियन ग्रे इससे इसकी एक्टिंग की वजह से लव करता है। ये शेक्सपियर के प्लेस की हीरोइन के रूप में एक्टिंग करती है सिबिल। लेकिन जब वो डोरियन से लव करने लगती है तो उसकी जो एक परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छी नहीं जाती, बिकॉज शी वॉज इन लव एंड शी वॉज नॉट पेइंग कंप्लीट अटेंशन टुवर्ड्स हर एक्टिंग। तो इस तरह से वो एक अच्छी एक्टिंग नहीं करती और डोरियन ग्रे
सिर्फ उसकी एक्टिंग की वजह से उससे लव करता था, इसलिए उसको रिजेक्ट करके चला जाता है। तो जैसे वो घर जाता है तो उसका तो फेस वैसे के वैसा रहता है, लेकिन जब वो पेंटिंग पर देखता है तो क्या होता है, पेंटिंग के ऊपर क्रिएलिटी की एक मुस्कान आ जाती है, क्रिएलिटी दिखाई देती है वहाँ पर। तो डोरियन ग्रे को लगता है कि नेक्स्ट दिन जाकर वो सिबिल से फिर से पैचअप करेगा और सिबिल से अपनी हरकत के लिए माफ़ी मांगेगा, लेकिन सिबिल अपने आप को मार लेती है। अब सिबिल अपने आप को मार लेती है, फिर जो जेम्स वेन है वो सिबिल का ब्रदर है और वो सिबिल की जो डेथ है उसको एवेंस करने का एक डिसीजन लेता है। बैसिल हेलवार्ड को जब पता चलता है डोरियन ग्रे की हरकतों के बारे में तो वो उसको समझाने के लिए आता है, लेकिन ये बैसिल हेलवार्ड को भी नाइफ से मार देता है डोरियन ग्रे। और बैसिल हेलवार्ड की बॉडी को केमिकल्स के द्वारा निपटाने के लिए एक साइंटिस्ट का, एक केमिस्ट का हम कह सकते हैं, सहारा लेता है, उसे ब्लैकमेल करता है और इस साइंटिस्ट का नाम होता है एलन कैंपबेल। ये भी बाद में सुसाइड कर लेता है, अपने आप को मार लेता है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों का अफेक्ट उस पेंटिंग के ऊपर पड़ता जाता है, ना कि डोरियन ग्रे के ऊपर पड़ता है। लेकिन फाइनली वो क्या करता है, वो फाइनली ये देख, जब वो मतलब 18 ईयर्स के बाद उस लॉकअप रूम से निकालकर उस पेंटिंग को देखता है तो क्या देखता है, पेंटिंग बहुत ही हाइडियस हो जाती है और ये सोचता है कि जो मैं इस पेंटिंग को ही ख़त्म कर देता हूँ। उसके लिए वो उस पेंटिंग को ख़त्म करने के लिए क्या करता है, बैसिल हेलवार्ड का जिस नाइफ से उसने मर्डर किया था उसी नाइफ को उस पेंटिंग पर मार देता है, जिससे क्या होता है, पेंटिंग तो पूरी तरह से यंग हो जाती है, बिल्कुल एज इट इज़ हो जाती है जैसी वो पहले थी। लेकिन जैसे ही वो पेंटिंग को मारता है तो डोरियन ग्रे खुद मर जाता है और एक बहुत ज़्यादा चीख की आवाज़ सुनाई देती है। उसके सर्वेंट्स और जो बाहर के लोग हैं वो वहाँ पर आते हैं, तो डोरियन ग्रे एक बूढ़े व्यक्ति के अंदर तब्दील हो जाता है जो कि बहुत ही हाइडियस लगता है। उसे सिर्फ उसके हाथ में एक, उसकी उंगली के अंदर एक रिंग है, उसकी वजह से पहचाना जाता है। इस तरह से ये स्टोरी ख़त्म होती है और इस स्टोरी को, द पोर्ट्रेट ऑफ डोरियन ग्रे को बाद में कई मूवीज़ के अंदर भी अडेप्ट किया गया, जैसे पैक्ट विद द डेविल, इसके बाद डोरियन ग्रे एंड द नेक्स्ट वाज द पिक्चर ऑफ द डोरियन ग्रे। तो इस तरह से इन 3 मूवीज़ के अंदर इसे अडेप्ट किया गया था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, by which two of the following processes according to Michel Foucault does power operate? मिशेल फूको के अकॉर्डिंग जो पावर है वो किस तरह से ऑपरेट होती है, कौन कौन से 2 तरीकों से ऑपरेट होती है। एंड हेयर सेकेंड ऑप्शन, बाय नॉर्मलाइजेशन रादर देन लॉ, नियमों की बजाय नॉर्मलाइजेशन से, एंड बाय कंट्रोल रादर देन पनिशमेंट। ये दोनों ठीक है, तो बी एंड सी ऑप्शंस आर राइट। हैंस the option number 2 which contains B and C option will be the answer of this question. And who is Michel Foucault? मिशेल फूको एक पोस्ट मॉडर्निस्ट राइटर के तौर पर जाने जाते हैं। इनका बर्थ 1926 में हुआ था और डेथ 1984 में हुई थी। ये अपनी कई कंसेप्ट जैसे कंसेप्ट ऑफ पावर, कंसेप्ट ऑफ नॉलेज और डिस्कोर्स के लिए जाने जाते हैं। ये फ्रेंच कंट्री से बिलोंग करते थे, इस तरह से हम कह सकते हैं कि वो एक फ्रेंच फिलोसफर थे। उन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी जैसे मैडनेस एंड सिविलाइजेशन, डिसिप्लिन एंड पनिशमेंट, द बर्थ ऑफ द प्रिजन, बर्थ ऑफ क्लिनिक, और इसके अलावा उन्होंने पावर का एक कंसेप्ट दिया, पावर का एक सिद्धांत दिया, प्रिंसिपल ऑफ पावर दिया इन्होंने। और इस प्रिंसिपल ऑफ पावर में इनका क्या कहना था कि ये जो पावर है ये एक ऐसी पावर नहीं है जिसे दंड के द्वारा से प्रयोग किया जा सके, बल्कि कि पावर और नॉलेज के बीच में एक गहरा कनेक्शन होता है। जिस व्यक्ति के पास नॉलेज होती है उसे काम करने की अथॉरिटी मिल जाती है। जैसे मान लो कि कोई भी किसी मेडिसिन को यूज़ करने के लिए कहता है हमें, अगर कोई भी व्यक्ति कहता है, कहा जाता है कि इन इंडिया एवरीवन इज़ अ डॉक्टर, बट हम अगर मान लो किसी बीमारी से कोई व्यक्ति ग्रस्त है या कोई प्रॉब्लम है उसे, तो किसी के द्वारा भी बताई गई दवाई को एज इट इज़ नहीं ले लेता। लेकिन अगर वो किसी डॉक्टर से सलाह लेता है और डॉक्टर उससे वो मेडिसिन लेने के लिए कहता है तो वो बहुत ही जल्दी इस बात को मान जाता है और तुरंत से उस दवाई को ले लेता है। इस तरह से डॉक्टर के अंदर ये पावर कैसे आई? नॉलेज की वजह से। तो यहाँ पर फूको ने क्या कहा है कि नॉलेज और पावर के अंदर एक गहरा कनेक्शन है। इसी तरह से वो क्या कहता है कि पनिशमेंट की बजाय कंट्रोल से क्या किया जा सकता है, पावर को ऑपरेट किया जा सकता है, दूसरों के ऊपर अपनी पावर को अप्लाई किया जा सकता है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इन दिस सीरीज इज आइडेंटिफाई द 2 नेम्स फ्रॉम द फॉलोइंग हु आर एसोसिएटेड विद हर्मेनेटिक्स। इनमें से कौन से 2 हैं जो कि हर्मेनेटिक्स से बिलोंग करते हैं?
एंड फर्स्ट आंसर इज एडमंड हसबल एंड द सेकेंड इज मार्टिन हेजर। ये दोनों हैं जो कि हर्मेनेटिक्स से बिलोंग करते हैं। तो ए और सी ये दो ऑप्शन राइट आंसर हैं। और इस तरह से फर्स्ट ऑप्शन contains both the options A and C, so the right answer is 1. अब hermeneutics is the branch of knowledge that deals with interpretation especially of Bible or literary text. किसी बाइबल या लिटरेरी टेक्स्ट की इंटरप्रिटेशन को डील करने वाली जो ब्रांच है या नॉलेज है उसे हम हर्मेनेटिक्स कहते हैं, और स्पेशली ये बाइबल के टेक्स्ट को इंटरप्रेट करती है नॉलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, he that is not with us is against us, he that is not against us is with us, who said this? किसने कहा कि जो हमारे साथ नहीं है वो हमारे खिलाफ है, और जो हमारे खिलाफ नहीं है वो हमारे साथ है। एंड द राइट आंसर इज फ्रांसिस बेकन। फ्रांसिस बेकन ने ये लाइन्स अपने एक एस्से में लिखी है, और उस एस्से का नाम है ऑफ यूनिटी इन रिलीजियन। फ्रांसिस बेकन एलिजाबेथन पीरियड के एक एसेइस्ट है। फ्रांसिस बेकन एलिजाबेथन पीरियड के एक एसेइस्ट है, और उन्हें इंग्लिश लैंग्वेज का जो फर्स्ट एसेइस्ट माना जाता है। जबकि अगर इंग्लिश लैंग्वेज के फर्स्ट एसेइस्ट तो हमने किसको कह दिया, फ्रांसिस बेकन को कह दिया। लेकिन अगर वर्ल्ड में फर्स्ट एसेइस्ट की बात की जाए तो वो कौन है, वो है मॉन्टेग्न, मिशेल डी मॉन्टेग्न। ये फ्रेंच लैंग्वेज से बिलोंग करते थे। इन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज में अपने एसेज को लिखा था। फ्रांसिस डी बेकन ने बहुत सारे एसेज लिखे, और एसेज के अलावा ये अपने और अलग अलग बुक्स के लिए भी फेमस है। अगर एसेज की बात की जाए तो इन्होंने लाइफ में यूटिलिटी के हर एक टॉपिक के बारे में एसे लिखे हैं। जैसे कि इन्होंने फ्रेंडशिप, जस्टिस, रीजन, स्टडी, रिलीजन, इन सभी के बारे में अपने एसेज के अंदर लिखा है। और अगर व्यक्ति कभी भी किसी भी प्रॉब्लम में है, जस्टिस से रिलेटेड, फ्रेंडशिप से रिलेटेड कोई सलाह चाहता है, तो वो इन एसेज को पढ़कर काफ़ी हद तक अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। इसके अलावा उन्होंने नोवम ऑर्गेमम, द एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग जैसे फिलोसफिकल वर्क्स भी लिखे, और वो अपने वर्क द इनसेचुरेटो मैग्ना के लिए बहुत ही फेमस है, जो कि उनका सबसे ज़्यादा एम्बिशियस वर्क माना जाता है। इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन इलियट्स लव सॉन्ग ऑफ एल्फ्रेड जे प्रूफ्रॉक। इलियट का एक वर्क है जिसका नाम क्या है, लव सॉन्ग ऑफ एल्फ्रेड जे प्रूफ्रॉक। Who among the following painters is subject of conversation? इस वर्क में लव सॉन्ग ऑफ एल्फ्रेड जे प्रूफ्रॉक के अंदर कौन से पेंटर को उन्होंने अपनी कन्वर्सेशन का सब्जेक्ट बनाया है? एंड द राइट आंसर इज द थर्ड आंसर, एंड द थर्ड आंसर इज मिशेल एंग्लो। ठीक है, तो जो लव सॉन्ग ऑफ एल्फ्रेड जे प्रूफ्रॉक है वो एक ड्रामेटिक इंटीरियर मोनोलॉग है एक अर्बन मैन का ड्रामेटिक मोनोलॉग है ये, जो कि अर्बन मैन की, एक शहरी व्यक्ति की जो पेंटअप फीलिंग्स है, आइसोलेशन की फीलिंग्स है, उनको शो करता है। और वो आइसोलेशन की वजह से ही फ्रस्ट्रेशन के अंदर रहता है। और ये जो खासियत है ये एक मॉडर्न इंडिविजुअल की या मॉडर्न सिविलाइजेशन की टी.एस. इलियट ने शो की है। टी.एस. इलियट के द्वारा लिखी गई ये एक ऐसी फर्स्ट पोएम थी जिसे कि उन्होंने प्रोफेशनली पब्लिश करा था या पब्लिश करवाया था। इसे 1915 में एक मैगजीन जिसका नाम था अ मैगजीन ऑफ वर्ड्स के अंदर पब्लिश करवाया गया था। अ मैगजीन ऑफ वर्ड्स 1912 में स्थापित की गई थी या स्टार्ट की गई थी, और 1912 में इन्हें स्टार्ट करने वाले या इनके जो फाउंडर थे वो कौन थे, हैरियट मुनरो। ये इनके फाउंडर थे ए मैगजीन ऑफ वर्ड्स के। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द एसे द रेशनल ऑफ द कॉपी टेक्स्ट। द रेशनल ऑफ कॉपी टेक्स्ट एसे के राइटर कौन है? एंड द राइट आंसर इज सेकंड, W. Gregg. Next question, in which of Anita Desai's novel does an insane wife kill her husband? इनमें से किस वर्क में
जो कि अनीता देसाई के द्वारा लिखा गया है। एक इनसेन वाइफ अपने हस्बैंड को मार देती है, मर्डर कर देती है उसका। एंड द राइट आंसर इज क्राई द पीकॉक। क्राई द पीकॉक माया और गौतम की कहानी है। क्राई द पीकॉक माया और गौतम की कहानी है। माया एक रिच पर्सन की बेटी है और माया की जो मदर है वो बचपन में ही मर जाती है, जिसकी वजह से माया एक आइसोलेटेड लाइफ को जीती है और माया के फादर उसकी हर विश को पूरा करते हैं, उसकी हर नीड को पूरा करते हैं। वहीं जब उसकी मैरिज गौतम से हो जाती है तो वो उसकी किसी भी नीड को पूरा करने में एबल नहीं है और उसे माया की हरकतें बचकानी लगती हैं, बिकॉज वो एक रिच फैमिली से है और आज तक उसकी सारी की सारी जो नीड्स है वो कंप्लीट होती आई है। अब माया के बचपन में ही एक अल्बेनी एस्ट्रोलॉजर था, उसने एक प्रोफेसी की कि मैरिज के 4 इयर्स के बाद, माया की मैरिज के 4 साल के बाद या तो माया या उसके हस्बैंड यानी गौतम की डेथ हो जाएगी। तो यही जो वर्ड्स हैं ये माया के कानों में ड्रम की तरह से बार बार बजते रहते हैं और जिसकी वजह से माया अपने आप को डिस्टर्ब फील करती है। उसे अंधेरे से डर लगने लग जाता है, इविल शेड से उसे डर लगता है और उसे लगता है कि वो मरने वाली है। तो इसी डर के अंदर जब वो गली में, जब बारिश का मौसम है, बाहर के वातावरण में जब बारिश का मौसम है तो पिकॉक्स बोलते हैं। उन पिकॉक्स के जो रोने की या चिल्लाने की आवाज़ है, माया क्या कहती है कि ये पिकॉक्स के चिल्लाने की आवाज़ मेरे रोने की आवाज़ को सिग्निफाई कर रही है। तो फाइनली माया क्या सोचती है कि 4 इयर्स के बाद या तो गौतम या माया की डेथ हो जाएगी। तो वो सोचती है मैं ही क्यों मरूं, क्यों ना मैं गौतम को ही मार दूं, और इस तरह से वो अपने हस्बैंड गौतम को मार देती है। यहाँ पर माया और गौतम दोनों के नेम के अंदर ही एक बहुत बड़ा कंट्रास्ट है जो उनके अंडरस्टैंडिंग को ना मिलने को शो करता है। माया एक वर्ल्डली थिंग को रिप्रेजेंट करती है, वर्ल्डली वेल्थ को रिप्रेजेंट करती है, जबकि जो गौतम है वो एस्केटिक लाइफ को, स्टोइक लाइफ को प्रेजेंट करता है या रिप्रेजेंट करता है, राइट। इसके अलावा अनीता देसाई का एक और नाम था अनीता मजूमदार। ये एक इंडियन नॉवेलिस्ट थी। इन्हें 3 बार बुकर प्राइज के लिए शॉर्ट लिस्टेड किया गया और 1978 में इन्हें इनके नॉवल फायर ऑन द माउंटेन के लिए साहित्य अकादमी अवार्ड मिला। साहित्य अकादमी अवार्ड साहित्य अकादमी के द्वारा ही दिया जाता है। विलेज बाय द सी नॉवल के लिए इन्हें ब्रिटिश गार्डियन प्राइज भी मिला था। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स ऑफ जेन ऑस्टन वाज अबंडन अनफिनिश्ड। इनमें से कौन सा नॉवल था जेन ऑस्टन का जिसको कि अनफिनिश छोड़ दिया गया? एंड द राइट आंसर इज द वाटसन्स। द वाटसन्स एक ऐसा नॉवल था जिसे राइटर ने अनफिनिश छोड़ दिया था, जिसके बारे में बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स हैं राइटर्स के बीच में कि इसको अनफिनिश क्यों छोड़ा गया होगा। कुछ का कहना है कि वो अपने नेक्स्ट वर्क के ऊपर काम करने लग गई थी, शायद इसलिए उसने अपने वर्क को बीच में ही छोड़ दिया होगा, जबकि कुछ का कहना क्या है कि उसके फादर की डेथ की वजह से उसने इस वर्क को बीच में ही छोड़ दिया होगा। अगर उनके इस फर्स्ट ऑप्शन वर्क की बात की जाए यानी नॉर्थ एंगर एबी की बात की जाए तो ये गोथिक नॉवेल्स के लिए एक स्पूफ है। नॉर्थ एंगर एबी इज द स्पूफ ऑफ गोथिक नॉवल। ये गोथिक नॉवल के ऊपर एक व्यंग्य करता है, उसका एक मजाक है ये। इसके अलावा राइटर जेन ऑस्टन के जो वर्क्स थे वो बहुत पब्लिश होने के लिए उन्होंने काफ़ी टाइम लिया और उन्हें पब्लिशर्स नहीं मिलते थे। उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया एज अ राइटर। फाइनली एमा के साथ उन्हें जो सक्सेस मिली उससे वो एक राइटर के तौर पर काफ़ी पहचाने जाने लगी और धीरे धीरे उनके कैरियर को डेवलपमेंट मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कल्चर इज ऑर्डिनरी बट इज द फर्स्ट फैक्ट, दैट इज द फर्स्ट फैक्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सोर्स ऑफ दिस स्टेटमेंट। कल्चर ऑर्डिनरी है और यही फर्स्ट फैक्ट है, ये जो स्टेटमेंट है कहाँ से ली गई है? एंड द राइट आंसर इज रिसोर्स ऑफ होप। आई थिंक ये 10 क्वेश्चंस आप लोगों को क्लियर हो ही गए होंगे एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द सेकेंड पार्ट ऑफ द सेम क्वेश्चन पेपर June 2019 paper 2 English. Till then keep enjoying, and if you like our video then you can subscribe our channel and also share it with your friends.